नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रिवीजन वाली क्लासेज चल रही है दोस्तों और एक नया टॉपिक है जो फंडामेंटल एसी के जस्ट बाद में हमें पढ़ना चाहिए। हम भी उसी सीक्वेंस में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इंडक्टर। अब कहने को तो एक अकेला इंडक्टर है, लेकिन इससे जब जोड़े ना तो छोटे छोटे बहुत टॉपिक बनते हैं और अपने भी पता नहीं ये कितनी क्लास में कंप्लीट होगा। हो सकता है इसमें 3 या 4 क्लास भी लग जाए। आपको पॉइंट नोट करने पड़ेंगे, एक हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस है, बहुत काम की चीज़ें हैं, आपको नोट करनी पड़ेगी। दरअसल पॉइंट परिभाषा से शुरू करेंगे और पूरे विस्तार से इंडक्टर से जुड़ी हुई एक एक चीज़ मैं आपको लिखवाऊंगा। आइए शुरू करते हैं टॉपिक की। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे इंडक्टर होता क्या है, ठीक है, और इसे शुद्ध हिंदी में प्रेरित्र बोलते हैं। तो देखो, ऐसे शब्दों में तो शायद आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फिर भी कई बच्चे पूछ लेते हैं कि जी लिखवाया करो, आप तो इंग्लिश वालों के हिसाब से चल रहे हो। प्रॉब्लम ये है ना कि हिंदी में शब्द एक नहीं होता, क्योंकि कुछ जगह इसको प्रेरक लिख दिया जाएगा, बात तो एक ही है ना, ठीक है, और कुछ ही जगह इसको इंग्लिश में रिएक्टर बोलते हैं। अब देखो, रिएक्टर को शुद्ध हिंदी में प्रतिकारक बोलते हैं। तो क्यों इतने सारे लफड़े रखने हैं, एक से ही काम चल रहा है ना। बस इंडक्टर और रिएक्टर से नाम याद कर लो, बहुत है इतना सा। फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। रिएक्टर शब्द बड़ा काम का है, ये कई दफ़ा पेपरों में आ जाता है तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। जैसे सर्किट ब्रेकर के मामले में, ट्रांसमिशन लाइन के मामले में आता है कि लाइन एंडिंग में कैपेसिटेंस है, वहाँ पर क्या लगाना चाहिए। तो संट रिएक्टर, संट कैपेसिटर ऐसे ऑप्शन देते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। रिएक्टर मीन्स इंडक्टर ही होता है। दरअसल इंडक्टर है क्या? एक विशेष प्रकार की डिवाइस है, मैं यूँ कहूँ कि युक्ति है, जो हमें एक वांछित मान का यानी डिजायरेबल वैल्यू का, जिसकी हमें ज़रूरत है, इंडक्टेंस हमें दे सके, वो युक्ति इंडक्टर कहलाती है। बात ये आती है कि गुरुजी आपने तो फिर एक कन्फ्यूज़न में डाल दिया कि इंडक्टेंस क्या होता है। पहले लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रेरक या रिएक्टर, प्रतिकारक, प्रेरित्र, प्रेरक, शुद्ध हिंदी जो भी आप इनकी बनाएं, क्या होती है? वे युक्तियाँ या वह युक्ति लिखा देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। वह युक्ति जो किसी परिपथ में विशेष मान का, विशेष मान समझते हैं, अब चलो वांछित मान लिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। वांछित को इंग्लिश में डिजायरेबल बोलते हैं। हमारी ज़रूरत के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार, हमें कितना चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसे बोलते हैं वांछित मान। वह युक्ति जो किसी परिपथ में वांछित मान का, अब यहाँ आ जाता हूँ, ध्यान से लिखना, प्रेरकत्व प्रदान कर सके। प्रेरकत्व को इंग्लिश में इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, प्रेरित्र कहलाती है या इंडक्टर कहलाती है। बताओ, बात समझ में आई क्या? यानी एक ऐसी डिवाइस जो हमें हमारी आवश्यकता अनुसार इंडक्टेंस प्रदान कर सके, प्रेरित्र कहलाती है। बात खत्म हो गई। सवाल ये उठता है कि गुरुजी फिर ये इंडक्टेंस क्या है, ये प्रेरकत्व क्या है? तो हमारा जो अगला परिभाषा, डेफिनेशन या टाइटल शुरू होता है वो इसी से शुरू होता है कि व्हाट इज इंडक्टेंस। ठीक है ना। इंडक्टर के प्रकार होते हैं, उनका यूजेज होता है, वो बाद में लिखेंगे। पहले एक शब्द जुड़ा हुआ है उसमें तो आगे बढ़े। तो अगला जो आपको सब टाइटल, देखो सब टाइटल इसमें छोटे छोटे ही है, जो टाइटल लगेंगे ना वो छोटे छोटे ही है, 2-2, 4-4 लाइनों की, ये बड़े नहीं है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखनी आपको। इंग्लिश में इंडक्टेंस बोलते हैं, हिंदी में प्रेरकत्व बोलते हैं। ठीक है क्या ये चीज़ प्रेरकत्व? देखो, हमने ये पढ़ा आज तक,
आज तक मतलब इससे पहले वाली क्लासेज की बात अगर करें, कि जब भी किसी युक्ति में से धारा का प्रवाह किया जाता है तो वो उस करंट फ्लो का अपोजिशन करता है। यानी किसी भी युक्ति में से धारा प्रवाह किया जाता है तो वह उस धारा प्रवाह का विरोध करता है, स्वाभाविक रूप से करता है। ठीक है, और इस स्वाभाविक गुण को हमने नाम दिया था प्रतिरोध। ये हर एक युक्ति में, हर एक डिवाइस में है। लेकिन एक ऐसी विशेष युक्ति का निर्माण हमने कर लिया जो उसमें से चलने वाली धारा के यदि मान में परिवर्तन हो तो वह उस परिवर्तनों का विरोध करे। ध्यान से सुना, धारा प्रवाह के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों के विरोध की बात कर रहा हूं। यानी वेरिएशन जो आते हैं उसका अपोजिशन हो रहा है, फ्लो का अपोजिशन, प्रवाह का विरोध होता आया है, स्वाभाविक रूप से हो रहा है, हर युक्ति करती है। लेकिन एक डिवाइस को, एक युक्ति को हमने ऐसा बना दिया जो उसके मान में चेंजेज आ रहे हैं। जैसे हमारे साइन वेव एसी में आता है, 0 से शुरू होता है, मैक्सिमम तक जाता है। इस दौरान ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, ये इसको अपोज करने का काम करता है। हालांकि आजकल तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ सर्किट भी ईजाद कर लिए हैं जिनको क्लिपर और क्लैपर सर्किट के नाम से जानते हैं, जो उस वेव फॉर्म को क्लिप करने का काम करते हैं। डीपली अगर पढ़ सको तो इंटरनेट पर सर्च करना और आज ही नोट्स बनाना, व्हाट इज़ क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट। एक क्लिपर होता है, एक क्लैम्पर होता है, दो अलग अलग सर्किट है। आ जाइए इस पर लिखाऊं परिभाषा एक बार और बोलूँगा बाद में, पूरे जोश के साथ हूँ आज, लैंग्वेज फुल एकदम क्लियर आ रही होगी। मौसम बदल गया ना, तो बदले हुए मौसम का फर्क आएगा। प्रेरकत्व क्या कह रहा है? प्रेरकत्व कह रहा है कि युक्ति का वह गुण जो उसमें से प्रवाहित धारा के मान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इसको थोड़ा कोमा में कर लेना या हाईलाइट कर देना, जो उसमें से प्रवाहित है धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध, धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध। अब शॉर्ट में तो इतना ही है। अगर आप एक लाइन का ऑप्शन चाहते हैं, पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज इंडक्टेंस, प्रेरकत्व क्या है, तो ऑप्शन आपको यही मिलेगा कि धारा परिवर्तनों का विरोध। या फिर पेपर में एक उल्टा सवाल पूछा जाएगा कि एक युक्ति में धारा परिवर्तनों का विरोध गुण है, धारा परिवर्तनों के विरोध करने के गुण या क्षमता को क्या कहा जाता है? प्रेरकत्व बोलेंगे। या फिर सवाल आता है कि किस युक्ति में धारा के मान में परिवर्तनों का विरोध करने का गुण पाया जाता है, देन उस दौरान इंडक्टर करेंगे, क्योंकि इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ऐसे ऑप्शन देगा हमें वो। आई थिंक आप समझ गए होंगे इंडक्टेंस क्या है। अब छोटी से छोटी लैंग्वेज याद रखो, धारा के मान में परिवर्तनों का विरोध इंडक्टेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई? इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस क्या है? धारा के मान में परिवर्तनों का विरोध इंडक्टेंस है। समझ गए? ये कहाँ से आएगा, ये कैसे आता है, ये क्यों होता है, इसके कई सारे लॉजिक होते हैं, डिटेल से बाद में भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं, क्या प्रेरकत्व के कोई प्रतीक है? बिल्कुल है जी। प्रेरकत्व के प्रतीक और मात्रक क्या है? तो ध्यान से समझिएगा। इंडक्टेंस का जो प्रतीक होता है वो L होता है, और जो मात्रक होता है यानी यूनिट जो होती है वो होता है हेनरी, और हेनरी को H से दर्शाते हैं। यानी किसी सर्किट में अगर लिखा हुआ है कि L बराबर 5H, तो इसका मतलब क्या है? उस परिपथ में इंडक्टेंस है 5 हेनरी का। बताओ बात समझ में आई क्या? एक बार इस पेज का लिख लो,
फिर आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, वीडियो रोक कर और लिख लेंगे ना, आगे चले। देखो, बात आती है कि ये प्रेरकत्व है, यानी धारा के मान में परिवर्तनों का विरोध करने का जो गुण है, ये क्या फिक्स होता है या हम इसे बदल सकते हैं? ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? बहुत ही बढ़िया टाइटल है। टॉपिक या सब टाइटल का नाम क्या है? सब टाइटल का नाम है इंडक्टेंस के कारक। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दूं क्या? यानी कौन कौन से फैक्टर है जो इंडक्टेंस को प्रभावित करते हैं, और बड़े फैक्टर है गुरुजी इसके, कम से कम 4 घटक तो याद रखना। और ये अपन बात कर रहे हैं निर्माण के दौरान, कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी एक डिपेंडेंट होगा, उस पर भी बात करेंगे। पहला है जब हम इंडक्टर का निर्माण कर रहे हैं उस दौरान, सिंपल संरचना है। सबसे पहला वो है कोर पदार्थ की चुंबकशीलता। कोर पदार्थ का मतलब क्या है कि हमने जो इंडक्टर लगाया है, दरअसल इंडक्टर क्या होता है? दरअसल तार के लूप देने की प्रक्रिया को इंडक्टर बोलते हैं। अगर निर्माण की परिभाषा की मैं बात करूं, जैसे तो इंडक्टर को 3-4 नामों से जानते, वैसे ध्यान रखना, इंडक्टर, रिएक्टर, चोक और कुंडली। यहां आप लिख रहे थे ना, तो मैं आपको इस टाइटल को ना छोटा करके लिखवाता हूं यार, जरूरी बहुत है। क्या क्या लिखेंगे आप यहां पर? देखो मैं बताऊं, हम इसे इंडक्टर भी बोलते हैं, हम इसे रिएक्टर भी बोलते हैं, हम इसे चोक भी बोलेंगे, हम इसे कॉइल भी बोलेंगे। ये इंग्लिश के इतने सारे नाम है, चेंज कर लेना, कोई बात नहीं, समझ गए ना? अब वैसे तो चोक अलग होता है, इंडक्टर अलग होता है, सोलेनोइड अलग होता है, हेलिक्स अलग होता है, डोनट अलग होती है, सबकी परिभाषा है। अपने एक ट्रांसफार्मर आएगा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और एक विशेष प्रकार का टोरॉइडल ट्रांसफार्मर, उसकी कोर होती है, डोनट टाइप कोर बोलते हैं, तो वो अलग। कोर पदार्थ का मतलब क्या है? कोर पदार्थ का मतलब है कि जो हमने टर्न लगाए हैं ना, वो टर्न किस पर लगाए हैं? क्या कोई बेस प्रदान किया उसको या नहीं किया? अगर कठोर तार है, अच्छा जनरली ध्यान रखना, इंडक्टर कॉपर या एल्यूमिनियम की तार से बनते हैं, ठीक है? वायर जो लेते हैं अपन, वो या तो कॉपर का होगा या एल्यूमिनियम का होगा, क्योंकि इनका जो प्रेरकत्व प्रदान करने की क्षमता है वो ज़्यादा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हीटर की कॉइल आप सबने देखी। हीटर का जो एलिमेंट होता है उसमें कोई आधार नहीं होता है, तो उसे एक प्रकार से, होता नहीं है पर एक प्रकार से एयर कोर इंडक्टर बोला जा सकता है, क्योंकि हमने उसमें कोई बेस प्रदान नहीं किया, वो वायु में टिका हुआ है। जब ठोस कॉपर होगा, यानी तांबे की तारें हार्ड और फ्लेक्सिबल 2 तरह की होती है। बहुत पुरानी बातें साथ में आज आपको ओवरलैप करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। तांबे की तार फ्लेक्सिबल भी होती है और हार्ड भी होती है, तार केबल वाले में बता चुका हूँ। तो जो हार्ड वायर होता है, उस हार्ड वायर पर आपको बेस प्रदान करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल होते हैं उनमें बेस प्रदान करना होता है। ये बेस प्रदान करने के लिए हमने कौन सा मटेरियल लिया है, चुंबकशीलता इस बात पर निर्भर करती है। कैसे प्रभावित होगी गुरुजी यहाँ से? तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको लिखवाऊँ
तो वो तो मेरा शब्द है समानुपाती का। समानुपाती बोलें तो कोर पदार्थ की चुंबकशीलता के समानुपाती है। यानी जो पदार्थ अपन ले रहे हैं, जैसे मैं दो एग्जांपल दूं। अगर हमने एयर कोर बनाया, मतलब कोई कोर लगाई ही नहीं, से तुलना करें किसकी गुरुजी? आयरन कोर की। तो एयर कोर की तुलना में आयरन कोर का इंडक्टेंस उच्च होगा या अधिक होगा? बात समझ में आ गई? क्योंकि वायु जो है ना वो पैरामैग्नेट है और लोहा जो है वो फेरोमैग्नेट है, तो इसकी चुंबकशीलता उच्च है। सिंपल भाषा में ये कहूँ कि वो पदार्थ की चुंबकशीलता पर टिका हुआ है। चुंबकशीलता होता है एक तरह से मैग्नेटिक कंडक्टिविटी, चुंबकीय चालकता। पदार्थ के फ्लक्स ले जाने की कैपेसिटी को चुंबकशीलता कहा जाता है। संक्षेप में अगर मैं आपको समझाऊं तो जिसकी ज़्यादा फ्लक्स ले जाने की कैपेसिटी होगी, इंडक्टेंस उसी में ज़्यादा होगा, क्योंकि वो धारा के मान में परिवर्तनों का अपोजिशन ज़्यादा कर सकेगा। एक पॉइंट आ गया। अब इसी में दूसरा पॉइंट आता है गुरुजी। क्या पॉइंट आता है? क्या लोहे कोर में भी अगर तुलना करवाएं तो फिर इसमें भी परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आएगा। कहां पर आएगा गुरुजी? कठोर स्टील कोर की तुलना में। कठोर स्टील कोर की तुलना में अगर नरम लोहे की कोर होगी तो उसका इंडक्टेंस उच्च होगा। मेरे दोस्त, मैंने केवल प्रतीक लिखा है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पूरा लिखें। केवल एल लिखकर बात मत छोड़ देना, इंडक्टेंस लिखना है। दोबारा सुन लो। स्टील कोर की तुलना में नरम लोहे कोर का उच्च होगा। अगर आप इसे स्टील कोर नहीं लिखें तो फिर अब आपको मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ कठोर स्टील कोर। ठीक है? यानी हार्ड की तुलना में नरम का ज़्यादा होगा। एयर कोर और आयरन कोर में तुलना करेंगे तो आयरन कोर का ज़्यादा होगा। सवाल ट्रांसफॉर्मर में जो अपन से पूछा जाता है ना कि आयरन कोर का उपयोग क्यों किया जाता है, वो यही तो कंपैरिजन करा रहा है कि आप एयर कोर की जगह आयरन कोर क्यों काम में ले रहे हो मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। हाँ, आयरन कोर के अंदर जाने के बाद में फिर वो हमसे पूछता है कि आयरन चूज करने के लिए फिर आपने सिलिकॉन स्टील को ही क्यों लिया, आप कोई और भी तो ले सकते थे। फिर हम उत्तर बताते हैं कि उसमें स्ट्रेसिस हानि कम है। वो एक बाद की बात है। सिंपल परिभाषा में मैं आपको अगर इसकी लिखवाऊं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी पदार्थ की चुंबकशीलता उच्च हो तो उसका इंडक्टेंस भी उच्च होगा। बस इतनी सी लाइन याद रख लेना मेरे दोस्त। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है, एक लैंग्वेज बनेगी, एक क्वेश्चन आएगा, पता नहीं ना कहाँ से आ जाए। आपको एक एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। मैंने आपको यहाँ पर देखो 1 2 3 4 टोटल 4 लाइनें आपको यहाँ पर पानी लाइन आपको यहाँ पर लिखवा दी। जिन 4 लाइनों को आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। बताओ बात समझ में आई क्या? एक बार मैं चाहूँगा कि इस एक कारक को आप लिख लो। नंबर 1 कारक हमारा हो गया। 4 कारक लिखाऊंगा, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों जरूरी है, लिखेंगे पूरी डिटेल से, है ना। इस बार कोई कमी नहीं रखने वाला हूं मैं आपकी पढ़ाई में। चलो कोई नहीं, वीडियो रोक कर लिख लेंगे, ठीक है। एक कारक कंप्लीट हुआ है। आ जाओ सेकंड कारक पर गुरुजी। कारक नंबर 2 क्या है हमारा? कारक नंबर 2 है टर्न्स की संख्या। यानी कोर बनाते समय हम जो लपेट या टर्न लगाते हैं ना, वो कैसे है। एक शॉर्ट में या संक्षेप में
याद रखेंगे तो वही तरीका समानुपाती है। ठीक है, सिंपल साधारण सी भाषा ये है कि टर्न की संख्या जिस कुंडली में अधिक होगी, टर्न की संख्या अधिक तो इंडक्टेंस भी अधिक या उच्च। अब अपन से वो क्या करवाएंगे, कंपैरिजन करवाएंगे। दो इंडक्टर सामने रखेंगे और कहेंगे कि अन्य सभी कारकों को स्थिर रखते हुए निम्न में से किस में प्रेरकत्व उच्च है, बताइए। समझ गए कैसे होगा? टर्न की संख्या अधिक चुंबकीय क्षेत्र या अधिक चुंबकीय तीव्रता प्रदान करती है। भाई जितने ज़्यादा टर्न होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा बनेगा या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी अधिक होगी, जिससे धारा परिवर्तनों का या धारा में परिवर्तन भी उच्च होंगे, है ना। और परिवर्तन उच्च होंगे तो परिवर्तनों का विरोध अधिक होगा, जिसे हम इंडक्टेंस करें। बात समझ में आ गई? ये था हमारा कारक नंबर 2। कारक नंबर 3 है टर्न के बीच दूरी, यानी साधारण भाषा में मैं लिखवाऊं तो गैप की बात कर रहे हैं। मतलब क्लोजली टर्न्स लगाए हुए थे कि वाइडली टर्न्स लगाए हुए थे। तुलनात्मक रूप से मैं बात करूं, जैसे यूं टर्न लगे हुए हैं, एक इस तरह की कुंडली मान लो और एक कुंडली में टर्न यूं लगा रखे हैं हमने, दोनों में टर्न बराबर है। मान लो इसमें भी 100 टर्न है, इसमें भी 100 टर्न है, तो भी इसका इंडक्टेंस कम होगा, इसका इंडक्टेंस उच्च होगा। यानी अगर हम दूरी से समानुपाती या व्युत्क्रमानुपात में लिखें तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यूं लिख देना। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखना। मतलब कि अगर टर्न के बीच दूरी या गैप अधिक है तो इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व निम्न होगा या प्रेरकत्व कम होगा। सिंपल सी है ना। एक बार 2 और लिख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो रोक कर लिख लेना। मतलब इतने टाइम में अगर कोई लिख पाए तो ठीक है, नहीं लिख पाओ तो रोक लेना। नंबर 4 देखो, नंबर 4 है कोर का क्षेत्रफल। पूरा लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है कटाक्ष क्षेत्रफल, लेकिन हम केवल क्षेत्रफल लिख रहे हैं। ठीक है, और क्षेत्रफल के भी वो समानुपाती है। यानी एक कोर में लंबाई चौड़ाई अगर ज़्यादा है, टर्न की संख्या समान है, गैप बराबर रखा, कोर का धातु सेम है। मतलब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो 4 कारक हमने लिखे हैं, इन चारों कारकों में तुलना तब करवाई जाती है जब अन्य सभी कारक समान रहे या अन्य सभी कारक स्थिर रहे। ठीक है, तो क्षेत्रफल के भी छोटी सी भाषा में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? समानुपाती है। यानी यूं कहा जाता है
कि कोर का बड़ा अनुप्रस्थ काट, ये मैं शुद्ध हिंदी लिखवा रहा हूँ, जो पेपरों में कई बार प्योर हिंदी लिखी हुई आ जाती है। कोर का बड़ा अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल अधिक प्रेरकत्व प्रदान करता है। क्या करता है? अधिक प्रेरकत्व प्रदान करता है। बस बात समझ में आ गई क्या? ये थे 4 कारक, फटाफट लिख लो भाई, हो गई। रिपीट कराऊं? रोक कर लिखना आप तो, है ना। शुरुआत कहाँ से करी? ये जी, इंडक्टर है क्या? जो वांछित मान का प्रेरकत्व प्रदान कर सके इंडक्टर कहलाता है। रिएक्टर भी बोल देते हैं, चौक भी बोल देते हैं। फिर इंडक्टेंस क्या होता है? धारा के मान में परिवर्तनों का विरोध। इंडक्टर का प्रतीक क्या है? प्रतीक में बड़ी ई की मात्रा आएगी, सॉरी आप थोड़ा सेट कर लेना। तो प्रतीक एल होता है और मात्रक इसका हेनरी होता है। ये एक छोटी सी लाइन थी। इंडक्टर के कारक इंडक्टेंस के कारक कौन कौन से, यानी वो कहाँ कहाँ से प्रभावित हो सकता है? 4 कारकों से प्रभावित होता है। याद रह जाएगा सबको। चलो इतनी दूर तो आ गए हम यहाँ पर, है ना। देखो अब बात करेंगे कि क्या इंडक्टेंस सब जगह पाया जाता है या कोई विशेष आकृति होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ एक छोटा सा सब टाइटल डाल करके कि आकृति, है ना, यानी इंडक्टेंस का वांछित मान प्राप्त करें। दरअसल ये क्या, एक बार पेपरों में सवाल आया हुआ था कि इंडक्टेंस के बारे में निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए, यूं लिखा हुआ था। तो ध्यान रखना, सीधे चालकों का प्रेरकत्व बहुत कम होता है। आप इसे लगभग शून्य बोल सकते हैं, यानी प्रायोगिक रूप से 0 होता है एक स्ट्रेट कंडक्टर की बात करें तो। उसके बाद में आ जाता है आकृति या कॉइल किस रूप में ली जाती है। तो याद रखना, कहते हैं सर्वाधिक इंडक्टेंस जो है ना वो कॉइल का होता है, यानी कुंडली का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें टर्न एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं। उसके बाद में अगर मध्यम या घटते क्रम में बात करें तो मध्यम रूप में आ जाएगा हमारा सोलेनॉइड। मैं आपको थोड़ा सा इनकी आकृति बता देता हूँ। कॉइल जो होती है ना क्लोज होती है थोड़ी सी, या यूं कहें कि टर्न कॉइल में इस तरह से लगते हैं, पहला और दूसरा सिरा बाहर निकलता है, लाइक वाइंडिंग हमारी कहीं पर भी होती है, आप समझ गए। सोलेनॉइड जो होता है ना, सोलेनॉइड यूं होता है ऐसे। हीटर का जो अपना कॉइल होता है, हीटिंग एलिमेंट जो होता है, वो सोलेनॉइड के जैसा ही होता है। अगर सिंपल परिभाषा कोई आपसे ये पूछे कि किसका प्रेरकत्व सबसे अधिक होगा, ऑप्शन देता है सोलेनॉइड, कुंडली, स्ट्रेट कंडक्टर, तो फिर हम वाइंडिंग करेंगे। कम किसका होता है? सीधे चालकों का होता है, स्ट्रेट कंडक्टर। या फिर सवाल पूछा जाएगा कि क्या सीधे चालकों में प्रेरकत्व होता है, ये कितना होता है, देन हमें क्या करना है? 0 करना है। बताओ बात समझ में आई क्या? लिख लो फटाफट से, 2 लाइनें, इसमें तो कुछ है ही नहीं। यानी इंडक्टर के लिए या इंडक्टेंस मान प्राप्त करने के लिए क्या हमें विशेष आकृति की जरूरत होती है? जी हाँ, विशेष आकृति की जरूरत होती है, आपको ये बोलना है। ठीक है, आ जाओ।